हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग संजीवनी बैच जो है संजीवनी सीरीज जो है करा रहे हैं। ठीक है, एग्जामपुर के विवेक सर ने जो संजीवनी सीरीज लॉन्च की है उसी का सॉल्यूशन हम अपने वीडियो में कराते हैं। और आप लोगों की डिमांड थी कि नहीं, इससे पहले हमने इसी क्लास का मतलब कि मूल विधि का ही एक डेमो लेकर आए थे। 14 मिनट का था, लगभग 40 क्वेश्चन के लगभग थे। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा था कि अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा। तो आप लोगों का रिस्पांस अच्छा था और आप लोगों ने बोला कि नहीं, इस पर आप वीडियो लेकर आइए। तो हम उसी के इस सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी का दूसरा क्लास होने वाला है। ठीक है, पहली क्लास में हमने डेमो देखा था, दूसरी क्लास अब हम एक सीरीज से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, जिन भाई बहन के पास अभी ये सीरीज़ नहीं है या फिर नहीं मंगा पाए हैं, किसी कारणवश नहीं पहुँच पाई है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, और कम समय में हम पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे, आप लोग भरोसा रखिए। बहुत ही जल्द हम लोग हर एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे और पूरा मतलब कि सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। एग्ज़ाम फॉर्म आने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा जो है सब्जेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अपना सेशन। हम लोग बात क्या कर रहे थे उस समय? हम लोग बात कर रहे थे दंड संहिता एवं विधि का मौलिक ज्ञान। ठीक है, इससे संबंधित टॉपिक हम लोग कर रहे थे। ठीक, आप लोगों को याद होगा तो याद होगा, हम लोग 40 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आप चाहिए प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे लगभग 40 क्वेश्चन जो हो गए थे उनके आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 व्यभिचारी को गैर कानूनी घोषित करती है। इसे ... के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था। ठीक है, तो किसके मामले में? तो आप कहेंगे कि जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में इसे असंवैधानिक ठहरा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दंडाधिकारी जो CRPC की धारा 460 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के बीच संबंध ज्ञात करें। ठीक है, तो मतलब कि इसमें कहना क्या चाह रहा है कि दंडाधिकारी जो CRPC की धारा 460 के अनुसार ऐसा मतलब कोई एक कृत्य दिया गया है, ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, हमें उन बिंदुओं को संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है, यानी आदेश जारी करने के अनियमितता कार्यवाही को नहीं रोकती। ठीक, ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है। ठीक है, आदेश जारी करने में अनियमितता कार्यवाही को नहीं रोकती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये तो इसका सॉल्यूशन दिया गया था। आदेश जारी करने में अनियमितता कार्यवाही को नहीं रोकती। बी कह रहा है कि दंडाधिकारी द्वारा गलत आदेश सद्भाव में पारित किया गया हो। तो इसका जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि A और B सही है, B A के लिए तर्क है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन B जो है A का एक सही तर्क है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया तथ्य की अज्ञानता क्षम्य योग्य होती है परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यह सामान्य नियम सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की ... में परिलक्षित होता है। ठीक है, तो किस में परिलक्षित होता है? तो धारा 76 में। ठीक, धारा 76 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को खराब करता है उसे IPC के तहत दंडनीय किया जाता है। मतलब कि कितना हर्जाना देना पड़ता है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो उसे 500 तक के जुर्माने लग सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहता है तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है, जो कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C यानी 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इग्नोरेटिया फैक्ट्री एक्सक्यूसेट का अर्थ हमको बताना है। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको इससे पहले भी बताया गया था। इसमें कहा गया एक तथ्य की अनभिज्ञता क्षम्य योग्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है। आगे बढ़ते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पलायन को रोकने के लिए उसे आवश्यक नियंत्रण से अधिक नियंत्रण के अधीन नहीं रखा जाएगा। यह प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो हमको बताना है कि यह प्रावधान किसके अंतर्गत आएगा। तो आप कहेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 49 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक, कौन सा? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 49 के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्या, CRPC की धारा ... के तहत एक कार्यकारी दंडाधिकारी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की सत्ता होती है।
ठीक, किस धारा के अनुसार हमको बताना है, तो आप कहेंगे धारा 44 के अनुसार। ठीक है, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए डॉट 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 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। तो किसके मामले में, तो आप कहेंगे जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को डॉट 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 के मामले में LGBT समुदाय की पसंद को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने के लिए निरस्त किया गया था। ठीक है, तो किसके मामले में, तो आप कहेंगे कि नवजेत सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का आदेश डॉट 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 पर लागू नहीं होगा। तो भरण पोषण का आदेश किस पर लागू नहीं होगा, तो व्यभिचारिणी पत्नी पर। ठीक है, व्यभिचारिणी पत्नी यानी ए वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री में को यह अधिकार नहीं होगा कि उसे भरण पोषण के लिए आप जो है पैसा दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि CRPC की धारा 50A के तहत अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और परिरोध के स्थान के बारे में डॉट 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 को सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो किसको सूचित करना चाहिए, उसके किसी मित्र को, रिश्तेदारों को, गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए या नामांकित व्यक्ति को। तो यानी इन तीनों को आपको सूचित करना होगा। ABC तीनों ही सही जवाब है। ठीक है, आप इन तीनों को सूचित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समान पारिश्रमिक अधिनियम वर्ष डॉट 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 में अधिनियमित किया गया था, मतलब किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, हमको ये बताना है। तो ये अधिनियमित किया गया था 1976 में। 1976 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है उपर्युक्त सरकार अवधि को डॉट 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 की अवधि में परिवर्तित कर सकती है, मतलब कितनी अवधि में परिवर्तित कर सकती है, हमको ये बताना है। तो ये 14 वर्ष से अधिक नहीं कर सकती। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी का अपराध होता है, क्या होता है, तो आप कहेंगे कि संज्ञेय और जमानती होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, संज्ञेय और जमानती, कॉग्निजिबल एंड बेलेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए IPC में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, यानी 1 वर्ष है। ठीक है, गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए IPC में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी है, 1 वर्ष। आगे देखते हैं। पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के तहत दंडनीय है, मतलब कि किस धारा के तहत दंडनीय है, तो आप कहेंगे धारा 498A के तहत। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को किस मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल का मामला निम्नलिखित में से किस कारण से महत्वपूर्ण है। तो हमको बताना है कि DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल का मामला किस कारण से प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे कि यह प्रसिद्ध है, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और या निरोध के सभी मामलों में पालन किए जाने वाले निर्देश और दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि संगरोधक यानी क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि कितने महीने के कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, हमको ये बताना है। जो बढ़ाया जा सकता है 6 महीने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को किसके बराबर माना गया है। तो आजीवन कारावास को आप कहेंगे 20 वर्ष का कारावास के बराबर माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चोरी की संपत्ति में आदतन सौदा करने का अपराध क्या है। ठीक है, तो चोरी की संपत्ति में आदतन सौदा करने का अपराध आपका जो है वो है असंज्ञेय और गैर जमानती। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, संज्ञेय और गैर जमानती है। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षु अधिनियम 1961 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति को शिक्षु के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उसकी आयु कितने से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमको बताना है कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा कितने के तहत उपद्रव दूर करने के लिए सशर्त आदेश दे सकता है। तो धारा 133 के तहत उपद्रव दूर करने के लिए सशर्त आदेश जारी कर सकता है। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बात कर रहा है कि किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा था। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक मामला जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, उसे क्या कहा जाएगा? तो आप कहेंगे उसे संज्ञेय मामला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उसे कॉग्निजेबल केस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने के अपराध को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने के अपराध को संज्ञेय और जमानती कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला जल्दबाजी वाला और लापरवाही पूर्ण कार्य जिसके परिणामस्वरूप किसी को नुकसान नहीं हुआ है क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि वह एक दंडनीय है। ठीक है, यदि आप किसी के जीवन को खतरे में डालेंगे या जल्दबाजी वाला काम करेंगे, लापरवाही पूर्ण करेंगे, तो आपको दंड मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उनका उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है? ठीक है, तो उसका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 99 किया गया है। ठीक है, 99 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में निरुद्ध किया। पुलिस अधिकारी मतलब कि किसका दोषी होगा? ठीक है, आपको बताना है कि किसका दोषी होगा, तो अनधिकृत कारावास का दोषी होगा पुलिस अधिकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अपराधों के एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उसे ऐसे अपराधों के लिए क्या सजा दे सकता है? तो उसके लिए निर्धारित कई दंड हो सकते हैं। ठीक है, न्यायालय उसे सजा देगा, यानी उसके लिए कई निर्धारित दंड होंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा किसकी सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति से यथोचित रूप से मांग करने पर प्रत्येक व्यक्ति उन्हें सहायता करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि शांति भंग की रोकथाम में। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार किसी अपराधी को कितनी प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं? ठीक है, हमको बताना है कितनी प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं। तो आप कहेंगे 5 प्रकार की सजाएं दी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी का आधार जानने का हकदार है? तो आधार जानने का अधिकार अनुच्छेद 22 के अनुसार है, यानी आर्टिकल 22 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत गिरफ्तारी या न्यायालय में आत्मसमर्पण ज्ञापन आवश्यकताओं को पूरा करता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? ठीक है, तो हमको बताना है कि ये किस अपराध से संबंधित है, तो आप कहेंगे कि बलात्कार से संबंधित है। ठीक है, 375 जो है किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कि बलात्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो गर्भ का चिकित्सकीय अधिनियम जो है कब जो है अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1971 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना चाहिए? ठीक है, तो ये पेश किया जाना चाहिए कितने घंटे के भीतर? तो आप कहेंगे कि 24 घंटे के भीतर। ठीक है, 24 आवर्स। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। यह निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका सीआरपीसी की धारा 49 के अंतर्गत, ठीक है, 49 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक थाने के प्रभारी अधिकारी को निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित किया गया है? तो एक थाने के प्रभारी अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित किया गया है, ठीक है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग से संबंधित है? ठीक है, सीआरपीसी की धारा 178 नहीं, सीआरपीसी की धारा 134 नहीं। आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी की धारा 164 ये इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा जांच पूरी होने पर अदालत को प्रस्तुत किया जाने वाला अंतिम फॉर्म यानी या रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आता है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 173 के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का निर्माण और प्रकाशन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है? ठीक है, तो हमको बताना है कि किस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है, तो आप कहेंगे कि धारा 74 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, धारा 74। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सीआरपीसी की धारा 157 के तहत एफआईआर की मूल प्रति बिना विलंब किए किसको भेजी जानी चाहिए? तो आप कहेंगे कि न्यायाधिकार प्राप्त दंडाधिकारी को भेजी जानी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय धर्म से संबंधित अपराध से संबंधित है? तो हमको बताना है कि कौन सा अध्याय जो है धर्म से संबंधित अपराध से संबंधित है, तो आप कहेंगे अध्याय 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की स्थितियों को बताते हुए मर जाता है उस दौरान के उसके बयान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उस दौरान उसके बयान को मृत्युकालिक कथन कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में अप्राकृतिक अपराधों को परिभाषित किया गया है? तो अप्राकृतिक अपराधों को किस में परिभाषित किया गया है? धारा 377 में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा महिलाओं के प्रति क्रूरता के संदर्भ में क्रूरता शब्द की व्याख्या करती है? तो ये करती है भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जांच अधिकारी का पहला कदम केस डायरी में दर्ज करना होना चाहिए। यह दंड प्रक्रिया की संहिता किस धारा में उल्लिखित है? तो ये उल्लिखित है धारा 172 में, ठीक है। ऑप्शन है इसका सही जवाब है धारा 172। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार किसी की मृत्यु कारित करने तक होता है? हमको ये बताना है, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही जवाब है IPC 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा में निर्धारित है? तो फर्स्ट जो है आपका दिया गया है FIR की बात कर रहा है, तो FIR जो है किस में निहित है? तो आप कहेंगे 154 दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। धारा 154 की दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दहेज हत्या को परिभाषित करती है? तो दहेज हत्या को कौन परिभाषित करती है? आप कहेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 304B, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्यारे साथियों, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लगभग एक दिन में 3 से 4 वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है एक व्यक्ति के लिए। हम निजी तौर पर कह रहे हैं, हमें ही सब करना पड़ता है। हम वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो है अपलोड करते हैं। सब चीज़ एक ही व्यक्ति के लिए, थंबनेल बनाना, हर एक कार्य पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फिर भी हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमें जो है टाइम बहुत कम पड़ जा रहा है, तबीयत भी थोड़ा सा डाउन लग रही है,
लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो मनोबल टूट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे इतने भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं और कहाँ से जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। अगर नहीं भी बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, इतना ही हमारे लिए बहुत है। आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए कि नहीं सर यहाँ पर, या भाई यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है, ये बात नहीं समझ में आ रही है, हम सबका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सभी के, हमारी कोशिश रहती है कि सभी के कमेंट्स का उत्तर दें और हम देते भी हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देते हैं, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हमारे तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और हम संजीवनी सीरीज जो है पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। आप भरोसा रखिए, यदि आप भरोसा कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। हम पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट आपका क्लियर करवा देंगे। आपको एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम तो छोड़िए, आपका फॉर्म आने से पहले आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया गया है क्या, भारतीय दंड संहिता का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय सामान्य अपवाद से संबंधित है। तो सामान्य अपवाद से संबंधित आपका क्या, अध्याय 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय के संबंध में है। तो धारा 53 जो है हमको बताना है कि किस विषय के संबंध में है। तो आप सभी को पता होगा कि यह दंड से संबंधित है, ठीक है, पेनाल्टी से संबंधित है धारा 53। आगे बढ़ते हैं। कौन से दो व्यक्तियों ने वर्ष 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज 6, ठीक है, के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी, हमको बताना है। तो आप कहेंगे कि एक निभाई थी किसने, लुई माउंटबेटन और राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो हमको बताना है कि धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध घोषणा करने पर और धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण करने पर, ठीक है, किसमें आपको मृत्युदंड की सज़ा दी जा सकती है। तो 96 क्वेश्चंस का ऑप्शन ए सही जवाब है। ए और बी दोनों ही सही बात है, ठीक है, दोनों में दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के विषय में है, मतलब किसके विषय में है। तो आप कहेंगे कि यह है आपका बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से संबंधित, ठीक है, अदर सेक्सुअल क्राइम्स इंक्लूडिंग रेप, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बलात्कार सहित दूसरे यौन संबंधित अपराध से 375 और 376 धारा संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी गलत करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है, ठीक है। 98 क्वेश्चंस की बात कर रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो उसे बेईमानी के लिए कहा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब, बेईमानी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सज़ा सिर्फ 40 का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने के लिए कैद किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि उसे अधिकतम 2 महीने के लिए कैद किया जा सकता है यदि उसने 40 रुपये का जुर्माना नहीं अदा किया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारतीय दंड संहिता कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अध्याय हमको बताना है 14, ठीक, यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि न्यूनतम 5 लोगों के उपस्थित होने पर बलवा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैरकानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य ... के अपराध का दोषी होगा। तो हमको बताना है कि किसके अपराध का दोषी होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें पूछना क्या
चाह रहा है कि जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर एक सदस्य किसके लिए दोषी होगा। ठीक है, आपको ये बताना है और ये कमेंट सबका आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ... का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो बिना वारंट के गिरफ्तार की बात कर रहा है, तो ये है आपका संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक, बिना यानी संज्ञेय अपराध का अर्थ है ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ए कह रहा है यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है, और बी कह रहा है यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसा कि वह कृत्य भारत में ही किया गया है। तो इसका जो बी वाला जवाब है यही केवल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। इसमें 1 नंबर कह रहा है कि 6 वर्ष के एक बच्चे ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी है। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों क्या कह रहा है कि दूसरी बात क्या कह रहा है, क्यों ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों में क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, ए भी सही है और बी भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमको बताना है कि भारतीय दंड संहिता का समुद्री विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। तो 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है, यानी 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 12 नॉटिकल मील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 57 में यह बात कही गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा ... वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है। तो ये संबंधित है अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, इससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है। इसमें ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। धारा बी 194 कहता है कि ऐसे झूठ सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा ए और बी दोनों ही सही जवाब है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये संबंधित है हत्या के प्रयास से। ठीक है, 307 का संबंध हत्या के प्रयास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है जो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो ये है आपका 12 महीने इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 12 महीने के लिए दंडित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसमें से हमको बताना है, ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है,
बी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो हमको बताना है कि 113 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जो है जवाब वक्तव्य सही है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ए और बी दोनों ही सही बात है। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब, दोनों ही बातें इसमें सही कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। ठीक, इसमें ए कह रहा है क्या, ए से बड़ी, एक बड़ी से जेड को 50 बार मारता है। ठीक है, बेड़ी से, मतलब यहाँ बेड़ी दिया गया है, ए एक बेड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। दूसरी बात कह रहा है कि ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सज़ा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सज़ा के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो है ऑप्शन, ये बात सही कही गई है, ये बात जो है गलत कही गई है। ठीक है, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय दंड संहिता सन 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। ठीक है, तो 115 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। कौन सा, बी और सी, यानी ब्रुनेई और श्रीलंका दोनों पर आधारित है। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 409 किस विषय से संबंधित है। ठीक है, हमको बताना है कि 405 और 409 किस विषय से संबंधित है। तो आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया क्या, भारतीय दंड संहिता की धारा 415, 420 का संबंध किससे है। तो 415 और 420 का संबंध है आपका धोखाधड़ी से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, धोखाधड़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किसके विषय में है। ठीक है, 377 जो है अप्राकृतिक अपराध से संबंधित है। ठीक है, अननेचुरल क्राइम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। बी कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। ठीक, हमको बताना है कि इसमें से कौन सी बात सही है। तो इसमें से ए और दो दोनों ही नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, ए और दो दोनों ही नहीं। ठीक, एक बार फिर से आपको बता दें, इसमें से बताना था कि कौन सा निष्कर्ष सही है, तो दोनों ही गलत निष्कर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, यानी हमने टोटल 119 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। 40 क्वेश्चंस हमने डेमो क्लास में देखे थे। ठीक, और 119 क्वेश्चन जो है हमने टोटल अटेम्प्ट किया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि वीडियो के संदर्भ में कुछ अपनी राय देनी है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए। हमें बार बार कहने में अच्छा भी नहीं लगता, और आप लोग अगर नहीं करेंगे तो हमको सपोर्ट ही नहीं मिल पाएगा। तो जानते हैं अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। हम अगले वीडियो के लिए तत्पर रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।